चलो बच्चा लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग जो पढ़े थे अब उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन 1 मिनट का। क्योंकि आज हम लोग कैपेसिटर पे चार्ज का, वोल्टेज का, इस सब का बात करेंगे, तो थोड़ा सा चार्ज इसका फार्मूला रिवाइंड करा दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखो ये कोई बैटरी है 20 वोल्ट का। ये अच्छा, ये जरा बताना इस पे कौन सा चार्ज आएगा, कौन चार्ज आएगा? प्लस। समझ में आ रहा है कि क्यों प्लस? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? ये कौन सा टर्मिनल है? पहले नेगेटिव, तो इससे अटैच जो है उस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। मतलब ये प्लस सी और ये माइनस सी। ठीक है, एक्चुअली प्लस सी वी और माइनस सी वी, क्योंकि चार्ज प्लेट्स पे कितना आता है उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी वी। तो अगर इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है तो इस प्लेट्स पे जो चार्ज आएगा वो होगा सी वी। प्लस में रहेगा पॉजिटिव की तरफ, और माइनस में रहेगा नेगेटिव वाले साइड की तरफ। देखो जो नेगेटिव उसमें माइनस। ठीक है, चलो ये पहला डिवीजन का एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग अगले चैप्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा लंबा जाएगा। अभी 2 लेक्चर 3 लेक्चर और लगना चाहिए। हाँ, अगला वाला चैप्टर तेजी में निकल जाएगा, क्योंकि उसके बदले काम यही हम लोग कर लिए। देखो इस कैपेसिटेंस का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C/2 है। अभी मैं पूछता हूँ कि इसके पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कितना आएगा और नेगेटिव पे चार्ज कितना आएगा। आप सीधा बोलोगे सर Q इज इक्वल टू सी वी होता है। V हमें पता है 3 वोल्ट, और C हमें पता है C/2, मतलब 3C/2 आएगा प्लस में यहाँ पे, और माइनस में 3C/2 आएगा इधर। ठीक है, इसी लॉजिक को यूज कर रहे हैं तीसरे वाले केस में बात कर रहे हैं अब हम लोग। यहाँ ये देखो, यहाँ हमने बैटरी लगाया है 2 वोल्ट का, कैपेसिटेंस इज 2C। अभी मैं जानना चाह रहा हूँ कि जरा बताओ इस प्लस पे और इस माइनस पे कितना कितना चार्ज आएगा। फिर से आप बोलोगे Q इज इक्वल टू सी वी होता है। प्लस पे चार्ज आएगा C इज 2 एंड V इज 2, तो 4। तो यहाँ आएगा +4 कूलम, और यहाँ आएगा -4 कूलम। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, आई गेस सबको समझ में आ रहा होगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता था कि जो बीच वाला कैपेसिटर था, या अगर रेसिस्टेंस होता तो बीच वाला जो रेसिस्टेंस होता वो गायब हो जाता। ठीक है, गायब होने का एक और केस हम लोग पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट सिमेट्री। क्या बोलते हैं? इनपुट आउटपुट सिमेट्री। इनपुट आउटपुट सिमेट्री। सबसे पहले हम लोग अभी एक व्हीटस्टोन ब्रिज का केस देख लिए, जहां पे बीच का एक कैपेसिटर गायब हुआ था। अब हम लोग देख रहे हैं इनपुट आउटपुट सिमेट्री। इसमें देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं। अच्छा, कई बार हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का शेप देख कर ही डिसाइड कर लेते हैं कि आंसर क्या होगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज में, ये व्हीटस्टोन ब्रिज में ही दिखा रहा हूँ मैं। यार यहाँ वर्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जबकि एक और जो है वहाँ थोड़ा आसान होता, बट खैर चलो, फिजिक्स है, आपको समझाने के लिए जरूरी है मुझे इस चीज। ये पेन आपको दिखे, ये मेरे लिए जरूरी है। चलो, इसका 4 टर्मिनल है, A B C एंड D। सारा कैपेसिटेंस C है। एक काम करता हूँ, इसको C के बजाय E कर देता हूँ, ताकि तुम्हारा चीज थोड़ा आसान हो जाए। बाकी C हमने यूज कर रखा है। इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड कैपेसिटेंस, फाइंड, 2 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। C इक्विवेलेंट, पहला अक्रॉस AB, और दूसरा अक्रॉस DE। कई बार आप लोग ये देखते हो, सीधा लगता है कि अच्छा बीच वाला ये गायब होगा, लगता है ना ये वाला गायब हो जाएगा, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, और फिर फाइनली पैरेलल। लेकिन वो कब? जब आप AB के क्रॉस सोचोगे। अगर आप AB के क्रॉस सोचोगे तब देखो C इंटू सी सी स्क्वायर, C इंटू सी सी स्क्वायर, ये गायब। अब ये C और C का इक्विवेलेंट C/2, ये C और C का इक्विवेलेंट C/2, और फिर दोनों चूंकि पैरेलल में आप ऐड करोगे, C/2 प्लस C/2 इज इक्वल टू C। अगर समझ में आया तो ठीक है एक बार में, नहीं तो आप वीडियो पॉज करेंगे, वापस रिवाइंड करेंगे और देखेंगे, समझ में आ जाएगा।
ठीक है, एक बार और दिखा देता हूँ, एक बार और दिखा देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। एक और बार दिखा देता हूँ। जब आप ऐसे सोचेंगे C इक्विवेलेंट, C और C के बीच में, तो देखो ये C इंटू ये C स्क्वायर, ये C इंटू ये C स्क्वायर, तो ये बीच वाला गायब होगा। जब बीच वाला गायब होगा तो अब देखो इसको भूल जाओ, रुको मिटाता हूं तब और समझ में आएगा। अभी देखो आपने इसे भूल गए, आप इसको भूल गए। अभी देखो ये दोनों सीरीज में है, इक्विवेलेंट आएगा C/2, ये दोनों सीरीज में है, इक्विवेलेंट आएगा C/2। अभी चूंकि ये दोनों और ये दोनों आपस में बाद में नेट पैरेलल हो जाएंगे, इसीलिए C/2 और C/2 पैरेलल होने की वजह से ऐड होगा और आंसर आएगा C। आई गेस अब तो समझ में आ ही गया होगा। नहीं आया तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आप वापस रिवाइंड करके ही अब देखिए। चलिए अभी दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, हमने इसको कर रखा है, अभी अगला देखते हैं हम लोग। अब हमें, अभी तक हमने कैपेसिटर यहाँ लगाया था ए और बी के क्रॉस, अभी इसको हटाओ, इसको हटाओ, अभी हमें इक्विवेलेंट यहाँ से निकालना है। जब आप इक्विवेलेंट डी और ई के तरफ से देखोगे तो आपको दिखेगा ये दोनों सीरीज में इक्विवेलेंट इज C/2, ये दोनों सीरीज में इक्विवेलेंट इज C/2, और उसके बाद ये C/2, ये C/2 और ये वाला C, ये तीनों पैरेलल में है, C/2 हो जाएगा, ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा C, और ये वाला C अभी बचा ही हुआ है, तो आंसर इज 2C। तो आप ध्यान से देखो, अगर ए बी के क्रॉस निकाल रहे थे आंसर C आ रहा था, डी के क्रॉस निकाल रहे हैं आंसर 2C आ रहा है। तो सिर्फ ये शेप देखकर ये डिसाइड नहीं करना है कि एबी ब्रिज का केस है, आपको पूरा पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखना है, किसके अक्रॉस कैपेसिटेंस पूछा है। सेम यही क्वेश्चन अगर रेसिस्टर में आया तो आप देखेंगे किसके अक्रॉस रेसिस्टेंस पूछा, इफेक्टिव रेसिस्टेंस पूछा है, खुद से डिसाइड नहीं कर लेंगे शेप देखकर कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज होता ये शेप, ये शेप वापस से मिटा रहा हूं। ये शेप व्हीटस्टोन ब्रिज होता, लेकिन कब, जब आप इफेक्टिव रेसिस्टेंस ए बी के क्रॉस निकालते तब होता। डी के क्रॉस निकालने पे ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, इसलिए शेप का अपना कोई पहचान नहीं होता, कहाँ से कनेक्शन जोड़ा हुआ है और कहाँ के इफेक्ट रिस्पेक्ट में हम लोग इफेक्टिव रेसिस्टेंस या कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं, ये डिपेंड कराता है कि क्या होगा आंसर। ओके, आई गेस यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है ना, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में भी एक गायब हो रहा था बीच वाला, यहाँ देखो क्या है, दिस इज एन अनदर स्पेशल केस ऑफ इनपुट आउटपुट सिमेट्री। देखिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा। सारा सी है, सारा कैपेसिटेंस है सी, देख पा रहे हो। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, इन दो के रिस्पेक्ट में इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस पूछना है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, सीधा सीधा ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ना तो यहाँ कोई सीरीज दिख रहा है, ना कोई पैरेलल दिख रहा है, ना व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप नोटिस करना, जिसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है, जिस दो पॉइंट के रिस्पेक्ट में, आप उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सिमेट्री ढूंढिए। देखिए तो इसमें दो जगह सिमेट्री मिल रहा है, एक ये सिमेट्री, मतलब अगर आप इसको जस्ट एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर दोगे तो सारा कोइंसाइड कर जाएगा, ये वाला कैपेसिटर इसके ऊपर आ जाएगा फोल्ड करने के बाद, ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर, है ना, फोल्ड करने के बाद आएगा। अच्छा, इसमें एक और तरीके से कैपेसिटेंस कैसे आएगा, तो ऐसे आएगा, देखो इधर से देखो, इसी पॉइंट पे आप ऐसे भी सिमेट्री देख सकते हो, ऐसे भी सिमेट्री देखोगे तो आपका काम होगा ना। लेकिन अगर आप ऐसे सिमेट्री देखोगे तो ए और बी को गायब करना पड़ेगा। द पॉइंट इज, जिस लाइन पे सिमेट्री होता है उस लाइन का सारा कैपेसिटर या रेजिस्टर गायब कर देते हैं। अब खुद सोचो, इस लाइन पे सिमेट्री हमने लिया तो ये दो पॉइंट ही गायब हो जाएगा, फिर तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और बढ़ गया। तो हम इस पॉइंट की सिमेट्री को कंसीडर करेंगे, इस लाइन ऑफ सिमेट्री को, और देखो काम कैसे करेंगे, ये दिखा रहा हूं मैं तुम्हें।
चलो हमने ये वाला सिमेट्री कंसीडर करा है। ये वाला सिमेट्री जैसे ही हम कंसीडर करेंगे तो ये वाला कैपेसिटर चूंकि पूरा पूरा लाइन ऑफ सिमेट्री पे आया गायब, ये वाला कैपेसिटर चूंकि पूरा पूरा लाइन ऑफ सिमेट्री पे आया गायब। नाउ द फिगर विल रीड्रॉ इनटू दिस। चलो देखो, तो यहां तक हो गया। अभी देखो तो दिस इज ए, दिस इज बी। अभी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया नहीं? क्या देखो, इन दोनों का कैपेसिटेंस C/2, इन दोनों का कैपेसिटेंस C/2, इन दोनों का भी C/2, क्योंकि तीनों सीरीज में है। अभी ये तीनों सीरीज आपस में पैरेलल में है, C/2 प्लस C/2 प्लस C/2, मतलब आंसर इज, कैपेसिटर नीचे में 2 है तो 2 ही रहेगा, 3C/2 इज द आंसर। आई गेस यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इनपुट आउटपुट सिमेट्री कैसे देखते हैं? समझ गया नहीं समझे? आई गेस समझ गए होगे। खैर इसी कड़ी में एक और स्पेशल टाइप तो मैं दिखा रहा हूँ जहां पे इनपुट आउटपुट सिमेट्री का केस तो है, लेकिन ब्रेकिंग इतना सिंपल तरीके से नहीं होता। अ केस ऑफ इनपुट आउटपुट सिमेट्री बट ब्रेकिंग इज नॉट एज सिंपल एज लुकिंग हियर। देखिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट सिमेट्री इज, ये देखो, ये रहा आपके पास पॉइंट ऐसे, फिर एक पॉइंट रहा इधर, फिर एक पॉइंट इधर ले लेते हैं, इन दोनों के बीच का कैपेसिटर ये रहा, एक और कैपेसिटर इधर रहा, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है, यहाँ भी एक कैपेसिटर है। दिस इज बी, दिस इज ए। जरा सॉल्व करो इसको फिर देखते हैं, ठीक है? चलो अच्छा खासा टाइम मिल गया, सब तो सी ही था, है ना? अभी देखो यहाँ पे फिर से समझ में आ रहा होगा, सिमेट्री सिर्फ इस लाइन पे है ना? अच्छा, सिमेट्री इस लाइन पे है, इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला कैपेसिटर भी गायब होगा। ये कैपेसिटर पूरा पूरा इस लाइन में नहीं आया है, देखो तो। अगर इसी को हम ऐसे कैपेसिटर को यहाँ लगाते तो क्या मेरा डायग्राम खराब हो जाता या गलत चेंज हो जाता? देखो तो, नहीं ना? तो जब तक ऐसा कंडीशन ना हो कि पूरा पूरा कैपेसिटर पूरा लाइन के साथ आ रहा है या ऐसा, तब ये वाला गायब होगा। ये वाला गायब तब होगा जब ऐसे एक्सेस जाए, ये वाला गायब तब होगा जब एक्सेस ऐसे जाए। लास्ट क्लास जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था उसमें पूरा पूरा कैपेसिटर दो लाइन आया था, याद है? ये लाइन पूरा आया था एक्सेस पे, ये लाइन भी पूरा आया था एक्सेस पे, तब हमने इन दोनों को गायब किया था। इस केस में चूंकि पूरा पूरा कैपेसिटर नहीं आया है, इसीलिए हम उसको गायब नहीं करेंगे, इस कैपेसिटर को गायब नहीं करेंगे, सिर्फ ये पॉइंट, ये ज्वाइंट टूटेगा। मतलब क्योंकि अभी मैंने कहा भी था ना थोड़ा स्पेशल टाइप का, इसमें कुछ ऐसे कैपेसिटेंस जुड़ेगा।
देख रहे हो, देख रहे हो, ध्यान से देखो, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ये वाला पॉइंट पे ज्वाइनिंग सिर्फ अलग हुआ है, ये वाले पॉइंट पे ज्वाइनिंग सिर्फ अलग हुआ, देखो ध्यान से, देख पा रहे हो, इस वाले पॉइंट पे हमने ज्वाइनिंग सिर्फ अलग किया, यहाँ जो ज्वाइनिंग था उसको सिर्फ अलग कर दिया क्योंकि वो एक्सिस पे आ रहा था। और जब ऐसा हुआ तो अब तो बहुत सिंपल, ये दोनों सीरीज c/2 c/2 इसके साथ क्या बनेगा, पैरेलल है ना, तो 1 प्लस आधा 3c/2, अभी ये 3c/2 इन दोनों के साथ सीरीज में है, सॉल्व करेंगे तो आंसर इज 3c/8। इस जब तीनों को, अभी देखो ये जो 3c/8 हमने कितने को सॉल्व करके लाया है, कितने को सॉल्व कर कर लाया है। एक काम करते हैं, मैं कलर चेंज कर करके लिखता हूँ ताकि ज्यादा समझ में आए। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने पे 3c/2, ग्रीन लेता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करने पे आंसर इज 3c/2, सॉरी 3c/2, ये दोनों तो c/2 था, सी सीरीज में तो हाफ हो गया c/2, अभी ये c और ये c/2 पैरेलल में है तो ऐड हो जाएगा, सिंपली ऐड 3c/2, अभी ये 3c/2, अभी ये 3c/2 इस c और इस c के साथ सीरीज में है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो योर आंसर विल बी 3c/8, अभी ये 3c/8, ये 3c/8 इस दो सीरीज करने के बाद आएगा c/2, इन दोनों के साथ पैरेलल में है, देख रहे हो आप, पैरेलल में है तो सिंपल ऐड होगा और सिंपल ऐड होने के बाद आंसर आएगा 7c/8। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ध्यान से आप देख पा रहे हो, अभी जरा सा सिर्फ इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि अभी अगले क्वेश्चन में यूज करेंगे, इतना दूर, इतना दूर, इतना दूर, ये वाला आंसर 3c/8। ठीक है, फटाफट से लिख लीजिए, याद रखना 3c/8 आया है, कितने दूर का, सिर्फ इतना दूर का, इन दोनों को हमने कंसीडर नहीं करा है अभी, जब टोटल को कंसीडर करें तो आंसर इज 7c/8, हमने अभी इन दोनों को कंसीडर नहीं करा है। चलो अभी देखो, दिखाता हूँ अगला क्वेश्चन, इस पूरे को नहीं मिटाऊंगा, बहुत काम का है, अगला क्वेश्चन में हूबहू यूज में आना है, मैं क्यों मिटाऊं, अपना काम क्यों बढ़ाऊं। अभी देखो उसी क्वेश्चन में हमने क्या कर रखा है, ये देखिए वही क्वेश्चन, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर रखा हमने इस केस में। ये लीजिए, ये भी सब सी ही है, वही क्वेश्चन पिछले वाला हाफ था, ये उसका ठीक डबल है, सॉल्यूशन भी वैसा ही आएगा, डबल कर दो, डबल कर दो कंप्यूटर जी, डबल कर दो, ये देखो हो गया डबल। पिछली बारी हमने सिर्फ एक जगह पे कनेक्शन तोड़ा था, इस बार यहाँ भी तोड़ दिया, देख रहे हो, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से हमने यहाँ कनेक्शन तोड़ दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ भी सिमेट्री ऐसे ही मिलेगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, इतने दूर को सॉल्व करके हमने कुछ लिखा था आंसर 3c/8, याद आ रहा है, यहाँ भी वही होगा, इतने दूर को तोड़ेंगे, आंसर इज 3c/8, ये सी था, ये सी था, ये सी था, ये भी सी था, ये छोड़ो वापस लिख देता हूँ, सी, ये भी सी, ये भी सी। ठीक है, तो इतने दूर को भी 3c/8, इसको रीड्रॉ करेंगे तो ऐसा टूटेगा कुछ, ऊपर में 3c/8, नीचे में 3c/8, और इन दोनों के बीचों बीच में ये सी एवरेज c/2, तीनों पैरेलल में सॉल्व करेंगे, द आंसर इज, बताइए, 5c/4। ठीक है,
आई डोंट थिंक ये दिक्कत आना चाहिए। दोनों स्पेशल केस था, याद रखिएगा। हटाऊं? चलो अभी अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है, आप कुछ नहीं कर सकते इसका। ज्यादा सोचोगे उतना फंसोगे, जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा फंसोगे, कम सोचोगे बचे रहोगे। इसको रट लेना है। आया तो सीधा आंसर ही पूछने के लिए आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देख पा रहे हो, एक क्यूब है, क्यूब के हर साइड पे हमने एक कैपेसिटर लगा रखा है, सबका कैपेसिटेंस भी सी है। सी है, सी है, सी है, सी है, सी है, और ये भी सी है। अभी देखो, देखो यहाँ जो भी कर रहे हैं सेम टू सेम, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन रजिस्टर में आएगा। वहां क्वेश्चन कैसे होगा, ऐसे होगा। देख रहे हो, सेम वही क्वेश्चन रेसिस्टर में आ सकता है। कैपेसिटर रेसिस्टर के ठीक उल्टा होता है। जैसे आपने कैपेसिटर में पढ़ा था 10th में, अगर सीरीज में हो तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 + R2। यहाँ पे सीरीज में हो तो क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2, जो कि रेसिस्टर में पैरेलल में होता है। और ये वाला चीज सीरीज कैपेसिटर में पैरेलल में होता है। तो आपको बात समझ में आ रहा होगा कि ठीक उल्टा है ये कैपेसिटर और रेसिस्टर। तो जो भी आंसर आपको यहाँ आएगा कैपेसिटर में, रेसिस्टर में आप ठीक उल्टा करेंगे, सी के बदले में आर रखेंगे और आंसर लिख देंगे। देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ ज्वाइंट कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। एक हमने यहाँ जोड़ा और एक हमने यहाँ जोड़ा, सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। देख रहे हो, द आंसर इज 6C/5। अगर यहाँ पे जोड़ते ना तो आंसर आता 5R/6। देख रहे हो, 6/5 को 5/6 किया, सी के बदले आर कर दिया, आंसर हो गया। अच्छा, इसी केस में क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं। एक को हमने यहाँ जोड़ा, दूसरे को हमने यहाँ जोड़ा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। देख रहे हो, ये वाला ऑपोजिट साइड पे है, ये वाला एक ही फेस के ऑपोजिट डायगोनल पे है ए बी। अगर ऐसा जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4C/3। वही काम अगर हमने यहाँ करा, ये ए बनाया, ये वाला पॉइंट बी बनाया, इसका ठीक उल्टा 4/3 का उल्टा 3/4, सी के बदले रख दो आर, आंसर आ जाता। समझ रहे हो? तो कैपेसिटर में हर क्वेश्चन जो किए हैं वो रजिस्टर में ऐसे ही आंसर आएगा। हर क्वेश्चन, सिर्फ यही नहीं, हर क्वेश्चन सेम ही न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, उल्टा में सी के बदले आर कर देंगे सिर्फ। ठीक है या दिक्कत है? ठीक है, चलिए आपको ये याद रखना है, ऑपोजिट फेस के ऑपोजिट डायगोनल पे करेंगे, आंसर इज 6C/5। सेम फेस के ऑपोजिट डायगोनल पे करेंगे 4C/3। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मजेदार बिल्कुल नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या, आप तो पॉइंट ही है, सीधा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ इन
कैपेसिटिव सर्किट, किरचॉफ्स लॉ इन कैपेसिटिव सर्किट। देखिए दो केस पढ़ना है या दो लॉ है। पहला लॉ इज केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या लिखेंगे? केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किस पे बेस्ड है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। दो इसका अप्रोच होता है, एक किसी ओपन सर्किट में और दूसरा इन क्लोज सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन ओपन सर्किट में इसका अप्रोच कैसे होगा। इन ओपन सर्किट देखो, एक कैपेसिटर, एक बैटरी, एक रेसिस्टर भी ले लेते हैं क्योंकि रेसिस्टर से आप फेमिलियर हैं क्लास 10 से, ठीक है, इसलिए ले रहा हूं बस, और कुछ नहीं। दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q। देखो करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स V है, इसका रेजिस्टेंस R है। हम लोग इस पूरे टॉपिक में किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ हो या फिर चार्ज लॉ, दो लॉ होता है, किरचॉफ्स चार्ज लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो दोनों में से कोई लॉ हो, अगर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल पढ़ रहे हैं अभी, तो हम लोग सारा कुछ वैल्यू वोल्टेज के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, सारा फॉर्मूला वोल्टेज के फॉर्म में। दो तीन बात याद रखेंगे। अच्छा जरा कोई बताएगा ये कौन सा प्लेट है, पॉजिटिव या नेगेटिव कैपेसिटर का? साफ साफ दिख रहा है ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये नेगेटिव प्लेट ही होगा, तो ये पॉजिटिव प्लेट होगा। ये सबको समझ में आ रहा है? ये नेगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। अब दूसरा बात, आपने नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट देख लिया, अब आप दूसरा एंड से बात को समझने का कोशिश करना। एक करंट जब फ्लो कर रहा है, अभी जो जैसे भी लिखेंगे ना एकदम दिमाग में नहीं हो तो सब बगल में हिंदी में लिख लेना। जब भी आप किसी कैपेसिटर के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो वोल्टेज गिरता है, ठीक है। सबसे पहले लिख रहे हैं वीपी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी। अब जैसे ही करंट इस कैपेसिटर को क्रॉस करेगा इस पॉइंट पे, तो वोल्टेज गिरेगा क्योंकि आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो। माइनस, जरा बताओगे पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पे वोल्टेज के टर्म्स में कितना ड्रॉप होगा? Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। इसका चार्ज Q आएगा, ये कंफर्म है, माइनस Q बाई C। कितना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ होगा इसके अक्रॉस? समझ गए? अच्छा नेगेटिव क्यों लिया हमने यहाँ? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो। अगला ये देखो, नेगेटिव टर्मिनल से आप पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो किसी सेल में, मतलब जैसे बात है आपका वोल्टेज बढ़ा होगा, और कितना वोल्टेज बढ़ेगा? E तो खुद ही वोल्टेज है, प्लस E। अच्छा अभी करंट यहाँ पहुंच गया, इस रेसिस्टर को क्रॉस करेगा। जाहिर सा बात है ना, आप सब लोग पहले भी पढ़े हो, पहले भी आपको इस सेशन में भी, इस चैप्टर में भी बताए हैं कि कोई भी चीज वोल्टेज को यूज करता है, करंट को नहीं, क्योंकि करंट तभी फ्लो करता है जब वोल्टेज डिफरेंस हो। जब भी करंट किसी चीज को क्रॉस करता है तो वोल्टेज कुछ वो चीज कंज्यूम करता है और वोल्टेज डिफरेंस कम हो जाता है। समझ में आ रहा होगा? मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे देखो एक कैपेसिटर लगा हुआ है, लेकिन इस वायर का इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, करंट मूव करेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ एक सेल लगा दिया, अब इस ये सेल क्या किया कि इस दोनों एंड के तरफ एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। उस पोटेंशियल के डिफरेंस को फुलफिल करने के लिए करंट फ्लो करेगा, और ये आखिर कुछ समय बाद बैटरी खत्म हो जाता है। मतलब क्या? मतलब ये कि पोटेंशियल डिफरेंस यूज हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस यूज कौन करता है? यही कैपेसिटर, यही एप्लियंस तो यूज करता है। हम लोग घर में बल्ब जला रहे हैं,
तो आखिर बिजली का खपत हो रहा है, असल में बिजली नहीं, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस खपत कर रहे होते हैं, वी आर यूजिंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस। उस डिफरेंस का कुछ पार्ट हमने अपने बल्ब जलाने के लिए यूज कर लिया। कैसे? तो जो डिफरेंस होकर आया था ना, हमने उस डिफरेंस को अपने बॉल के इलेक्ट्रिक बल्ब के दोनों तरफ क्रिएट कर दिया, सेम डिफरेंस। तो करंट फ्लो कर गया उस बल्ब की दोनों तरफ, करंट फ्लो कर गया तो बल्ब जल गया। तो करंट हमने नहीं यूज किया, हमने वो पोटेंशियल डिफरेंस यूज किया। करंट तो उस पोटेंशियल डिफरेंस का इफेक्ट के फॉर्म में हूबहू फ्लो कर गया। ठीक है, अब जरा इसको आगे समझते हैं। तो पहले हमने कैपेसिटर यूज किया, उसने Q बाई सी वोल्टेज यूज किया, फिर बैटरी पे आया, माइनस से प्लस पे गया, इसलिए चूंकि माइनस से प्लस पे गया वोल्टेज बढ़ा। अभी देखो फिर से ये करंट जब इस रेसिस्टर को क्रॉस करेगा तो ये रेसिस्टर भी कुछ वोल्टेज यूज करेगा। कितना? हम सबने 10th में पढ़ रखा है, V इज इक्वल टू आई आर। यूज करेगा ना, मतलब घटेगा, माइनस आई आर। एक बात हमेशा दिमाग में रखना, करंट के डायरेक्शन में जब भी आप किसी कैपेसिटर या फिर रेसिस्टर को क्रॉस करते हो, कैपेसिटर के लिए ऐसे नहीं, आप रेसिस्टर के लिए सोच लो, यहाँ पे माइनस ही क्यों लगा? अगर मान लो आप इधर करंट फ्लो कर रहा होता ना, तो आप यहाँ प्लस लगा, आप इधर मूव कर रहे हैं और करंट इधर मूव कर रहा है, मतलब आपने यहाँ से Vp शुरू किया और आप Vq पे आ रहे हैं और करंट उल्टा फ्लो कर रहा है। नहीं समझोगे अभी, रुक जाओ, क्वेश्चन से समझाएंगे आगे। करंट आने दो तो वहां क्वेश्चन से समझा देंगे इस बात को। अब इतना ये समझना, वोल्टेज ड्रॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन केस ऑफ रेसिस्टर। वोल्टेज ड्रॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन केस ऑफ रेसिस्टर। क्योंकि कैपेसिटर तो सिंपल है, कैपेसिटर और सेल तो सिंपल है। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए तो वोल्टेज डाउन होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए तो वोल्टेज बढ़ेगा, तो प्लस माइनस आप लगा सकते हैं। बट इन केस ऑफ कैपेसिटर चूंकि वहां माइनस से प्लस तो दिखता नहीं है, तो आपको सिंपली सोचना है voltage drops in the direction of current. Voltage drops in the direction of current in case of capacitor. Voltage drops in the direction of current in case of capacitor. ठीक है, तो कैपेसिटर के केस में रेसिस्टर ना, रेसिस्टर के केस में करंट के डायरेक्शन में मूव करने पर वोल्टेज ड्रॉप करता है। अभी देखो तो इतना 3 जगह चलने के बाद हम कहाँ आ गए? Vp पे Q पे पहुंच गए, मतलब आपने Vp से Vq के बीच में का डिफरेंस निकाल लिया। अभी आप सिंपली अगर इधर करोगे, Vq को इधर करोगे तो Vp माइनस Vq कितना आएगा? Q बाई सी इधर आएगा तो होगा प्लस Q बाई सी, इधर आएगा तो होगा माइनस सी, और ये IR इधर आएगा तो होगा प्लस IR। समझ रहे हो बात? ये लिखना बस आपको आना चाहिए। अभी हम लिखना और सिखवाएंगे, थोड़ा और क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, बट आपको अक्सर ये वाला केस आया तो बहुत सिंपल है, सीधा आपको कैपेसिटर सेल या रेसिस्टर देख लेना, सिंपल सोचना है। रेसिस्टर में करंट के डायरेक्शन में अगर आप क्रॉस कर रहे हो रेसिस्टर को, आप हमेशा ही क्या करोगे? ड्रॉप लोगे। एक चीज और दिखाता हूँ, या अभी दिखा सकता हूँ, अभी दिखा ही देता हूँ एक्चुअली। देखो अभी हम बोल रहे थे कि करंट के डायरेक्शन में अगर आप जाते हो तो रेसिस्टर के चारों तरफ वोल्टेज ड्रॉप होता है। एक काम करते हैं, फिगर यही है, बट अब अभी हम ऐसे निकाल रहे हैं वी क्यू से चलते हैं, क्योंकि किधर से चलना है मेरे पे मूड पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं जिस तरफ करंट हम उधर से ही मूव करें। हम वी क्यू से चल रहे हैं। देखो वी क्यू से चले, इधर क्या मिला? सबसे पहले कैपेसिटर, करंट आ रहा है उल्टा, हम जा रहे हैं उल्टा, करंट आ रहा है पी से क्यू की तरफ, हम मूव कर रहे हैं वी क्यू से वीपी की तरफ। तो अभी पोटेंशियल ड्रॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन केस ऑफ रेसिस्टर, इन डायरेक्शन ऑफ करंट। बट अगर हम करंट के डायरेक्शन के अपोजिट चलेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? राइज। अगला ये देखो, प्लस से माइनस की तरफ पोटेंशियल ड्रॉप, और फिर माइनस से प्लस की तरफ पोटेंशियल राइज, क्यू बाई सी कहाँ पहुंच गया? वीपी पे। क्या लगता है इन दोनों में कोई डिफरेंस है? देखो जरा इसको ही सॉल्व करते हैं ना, इसी को आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ VQ निकाले तो ये आया है, यहाँ VP निकाले तो ये आया। हम फिर से VQ निकालते हैं इसी क्वेश्चन में। VQ निकालेंगे तो क्या होगा? VP, ये Q बाई सी इधर आएगा, माइनस Q बाई सी, ये माइनस उधर जाएगा, प्लस E,
ये आई आर उधर जाएगा माइनस आई आर। अब देखो ये दोनों हो गया सेम। तो इसीलिए हम बोले थे कि बाकी सब तो ठीक है, बट रेसिस्टर के केस में ये दिमाग में रखना कि करंट के डायरेक्शन में अगर आप मूव करोगे तो रेसिस्टेंस के दोनों तरफ में पोटेंशियल ड्रॉप करता है। अगर आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे, जैसा कि हमने यहां करा है, VQ से VP की तरफ जा रहे हैं, करंट इधर है बट हम जा रहे हैं उल्टा, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल राइज करेगा। आप इस वाले बात को याद रखिएगा, बाकी सब तो हूबहू एज ऑपोजिट की तरह हो जाएगा। तो हमने केवीएल लगाना सीखा ओपन सर्किट में, हमने केवीएल लगाना सीखा ओपन सर्किट में। अब जरा हम एक क्लोज्ड सर्किट में केवीएल लगाकर देखते हैं। इन क्लोज्ड सर्किट ये देखो, ये कैपेसिटर है C, ये रेसिस्टर है R, बीच का वोल्टेज है E, CRE। चलो, करंट किधर मूव करेगा बाबू? इधर करेगा, सिंपल सा बात है। पॉजिटिव टर्मिनल ये है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इधर कौन सा प्लेट होगा? तो जाहिर सा बात है सर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। अब आपको क्या करना है? आप देखो, सिंपल सा एक लॉजिक मेरा याद रखो। ओपन सर्किट में हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला, वो तो ठीक था। क्लोज्ड सर्किट में आपको ये याद रखना है कि इन अ क्लोज्ड सर्किट अगर आप एक कंप्लीट टर्न मारोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो रहेगा। लिख ही देता हूं, इन क्लोज्ड सर्किट इन कंप्लीट टर्न potential difference is always zero. In a closed circuit in complete turn potential difference is always zero. चलो देखो ए से स्टार्ट करते हैं। ए से देखो, करंट इधर हमने माना है क्या? तो दिख रहा साफ साफ क्योंकि सेल भी है। करंट माना, यहाँ से क्रॉस करेंगे तो माइनस आई आर का ड्रॉप मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। चलो यहाँ पॉजिटिव से माइनस, फिर से ड्रॉप मिलेगा कितना? Q बाई सी, क्योंकि यहाँ कैपेसिटर चार्ज Q है, पोटेंशियल डिफरेंस C है। कैसे पता भाई? Q इज इक्वल टू सी भी होता है, V इज इक्वल टू Q बाई सी आएगा, इसलिए लिखा। अभी यहाँ से आगे बढ़े, माइनस प्लस मतलब राइज होगा प्लस E। एक कंप्लीट टर्म में देखो, आपने ए पे शुरू किया था, घूम के फिर से आप ए पे आ गए। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो। दिस इज केवीएल इन अ क्लोज्ड सर्किट। देखो केवीएल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने सारा वैल्यू वोल्टेज के टर्म्स में लिखा। आई आर वोल्टेज, Q बाई सी वोल्टेज, E भी वोल्टेज है, इसलिए हमने कहा केवीएल। कोई दिक्कत बच्चा लोग? लिख लिए? अगला क्वेश्चन करें अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ये देखो, ये हमने एक 10 वोल्ट का बैटरी जोड़ा। एक केवीएल पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा, इसका टेंशन नहीं लेना। पहला वाला केस पे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, अगर आया भी। एलन ये सबके टेस्ट में अक्सर पूछ देता है। देखो अभी तक हमने जो चार्ज निकाला था वो सब चार्ज तब निकाला था जब हमारे पास सिर्फ एक सेल दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में देखो आपको दो सेल दिया हुआ है, दो बैटरी दिया हुआ है, एक 10 वोल्ट का और एक 5 वोल्ट का। एक और क्वेश्चन लगे हाथ दे ही देता हूँ। 10 वोल्ट सेम ही क्वेश्चन है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 5 माइक्रोफराड, यहाँ पे भी 5 माइक्रोफराड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो सेल भी लगा दिया हमने, फिर से 5 वोल्ट का। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस सिर्फ इसकी पोलैरिटी का है, ध्यान से देखो।
इसमें पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, यहाँ नेगेटिव इधर है और पॉजिटिव इधर है। एंड द क्वेश्चन इज फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। आपको ईच कैपेसिटर पे चार्ज बताना है। देखो, इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो सिंपली सोचेंगे, सिंपल, टिकट सिंपल है ना। आपको प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? तो जवाब सीधा सा है, सर एक सेल तक तो मैनेज था, यहाँ दूसरा सेल देके आप प्रॉब्लम बढ़ा दिया और पूछ रहे प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। अरे कोई नहीं बच्चा लोग, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जब आपको एक साथ दो सेल दिया हुआ हो, आप दोनों को मिलाकर एक कर दो। कैसे? तो ये देखो, यहाँ पे इस वाले से अगर सोचें तो इसका करंट भेजने का एक जो आइडिया है वो इधर है, इस वाले को सोचे तो इधर है, मतलब एक की वजह से करंट इधर, देखो एक की वजह से करंट इधर, इसकी वजह से और इसकी वजह से करंट इधर, मतलब दोनों का सेंस ऑपोजिट है करंट का। तो आप क्या करेंगे, जब भी दोनों का सेंस ऑपोजिट होगा तो आप चुपचाप उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और दोनों में से जिस सेल का मैग्नीट्यूड हाइयर होगा उसके डायरेक्शन में एक नया सेल लगा देंगे। मतलब ये कि चूंकि ऑपोजिट है, आप 10 - 5 करके उसको 5 करेंगे, 10 - 5 तो 5, और चूंकि इसका पोलैरिटी, इसका मैग्नीट्यूड अधिक है तो इसका वाला पोलैरिटी फॉलो करेंगे। एक 5 वोल्ट का हमने लगाया, साथ में 2 कैपेसिटर। अभी तो कर लोगे ना बच्चा लोग? अब तो सिंपल है ना, देखो सिंपल, अब तो सिंपल है। 2 कैपेसिटर आपके पास 5-5 माइक्रोफैराड का, एक 5 वोल्ट का सेल है। आपको बस सिंपली वोल्टेज डिवाइड करना है। वोल्टेज डिवाइड हो गया तो आप चार्ज भी निकाल ही सकते हो, है ना। वोल्टेज डिवाइड करो, चार्ज निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखो, इसके करंट का सेंस इधर, इसके भी करंट का सेंस इधर, दोनों एक सेंस में है तो आप दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं। 15 वोल्ट, बस अभी आपके पास 2 कैपेसिटर है, आपको क्या सोचना। एक 5 माइक्रोफैराड का, दूसरा अभी 5 माइक्रोफैराड का, और आपको आंसर निकालना हमने बहुत अच्छे से सिखाया है। बिल्कुल दोनों बराबर है ना, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा दोनों केस में, क्योंकि ये दोनों बराबर है, देख रहे हो, ये भी दोनों बराबर है। बराबर है तो ये 5 वोल्ट तो दोनों हाफ हाफ यूज करेगा। सीरीज में वोल्टेज चार्ज सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो हाफ हाफ डिवाइड होगा तो ये भी ढाई, ये भी ढाई, और यहाँ हाफ हाफ डिवाइड होगा तो दोनों 7.5 7.5। बुझाया नहीं बुझाया? देखो 2.5 2.5, 7.5 7.5, और अब आपको निकालना क्या था, चार्ज। Q इज इक्वल टू सी वी, सी पता है 5, वी पता है 2.5, 25 25 125 12.5 दोनों पे आ जाएगा। इस केस में सोचो Q इज इक्वल टू सी वी, Q कितना है निकालना है, C कितना है 5, वोल्टेज कितना है 7.5। सॉल्व करोगे 50 25 का 5 में से 2 7 37.5 इज आंसर। माइक्रोकूलम, ये भी माइक्रोकूलम। आएगा नहीं आएगा? आएगा, दौड़ दौड़ के आएगा, चल चल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं बाबू, डंडी मारे हो ना सबके सब एक साथ, एक तो बेचारी बीमार है, बाकी दोनों तो छुट्टी मारे। वे छुट्टी मारे हो तो अभी हम छुट्टी कर रहे हैं। छुट्टी मारने के बाद छुट्टी करना चाहिए। बीमार जो है उसका तो कुछ नहीं कर सकते, बट जो जान बूझ के नहीं आए हो, आपका हम छुट्टी हम कर रहे हैं। आज रुला दूंगा, एकदम रुला दूंगा आज, कोई दया ममता नहीं ना, नथिंग दया ममताई। तुम लोग दया ममता से ही बिगाड़ गए हो। एक तो सिलेबस पीछे चल रहा है, ऊपर से तूलो का आराम। सोच 5वां महीना आ गया, जून वो भी आधा बीत गया, 17 है। अभी अपना पूरा पूरा सिलेबस बचा हुआ। कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ ए,
देखो इस क्वेश्चन में पॉइंट ए यहाँ है, नहीं सॉरी यहाँ है पॉइंट ए। देखो यहाँ पे हमने अर्थिंग करा, इसकी किसका सिंबल है, अर्थिंग का सिंबल। इसको जरा ए लिख दो ताकि समझ में आए कि क्वेश्चन का पार्ट था यार। अभी ठीक है, इसको हमने अर्थिंग कराया। अर्थिंग करने का मतलब कि उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, 0। अब सिंपल सोचो, करंट इधर फ्लो करेगा। अच्छा सब पे वोल्टेज कितना होगा, चारों बराबर है, तो 10/4 2.5 वोल्टेज हर यूज करेगा कैपेसिटर, बिल्कुल करेगा, समझ में आ रहा है। क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड बराबर, मैग्नीट्यूड बराबर मतलब कि वोल्टेज इक्वल इक्वल यूज करेगा। क्योंकि चारों सीरीज में है तो चारों पे इक्वल डिवीजन, 10/4 इज 2.5 वोल्ट सब यूज करेगा। पोटेंशियल ऑफ ए आपको फाइंड करना है। देखो जरा, ये प्लस तो ये भी प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये भी प्लस, ये माइनस। अभी देखो आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, आपको जीरो से, इस वाला पॉइंट का तो जीरो है ये कंफर्म, क्योंकि इससे हमने अर्थिंग कर रखा। अभी हमें ए चाहिए, जीरो से इधर मूव करेंगे, प्लस सी। अरे वोल्टेज में सी कैसे लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू सी भी होता है, वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है। और वी हमें पता है कितना, 2.5, तो प्लस 2.5। फिर इधर से इधर गए, देखो ये वाला क्रॉस की, माइनस से प्लस, फिर से प्लस 2.5, फिर हमने इसको क्रॉस करा, माइनस से प्लस, ये भी 2.5 है तो प्लस 2.5, सब मिलाए हो गया 7.5, आ गया पोटेंशियल 7.5 वोल्ट होगा। ठीक है, चलिए बहुत क्वेश्चन हमने करा, बहुत क्वेश्चन हमने करा। इस चैप्टर को हम जैसे पढ़ाना चाहते थे वैसे पढ़ा रहे हैं। बस ये बात है कि इससे रिलेटेड सिंपल रेसिस्टर आएगा, सब बताऊंगा कि देखो वो वाला था और आगे बढ़ जाऊंगा, वहां पे करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, बट हाँ इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन धज्जी उड़ा दोगे आप। चलिए अगला, अभी क्वेश्चन नहीं, अब एक हेडिंग पढ़ेंगे। हेडिंग इज डाई इलेक्ट्रिक। व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक? याद कीजिए आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में जब फॉर्मूला पढ़ रहे थे फोर्स का, तो आपको फॉर्मूला मिला था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर। ठीक है, याद आया? के का वैल्यू था 9 × 10⁹ के का एक और फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, सॉरी वैक्यूम। और एप्सिलॉन आर क्या था, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। मीडियम मतलब हर वो चीज जो बीच में हो, दैट इज द मीडियम। उसी मीडियम का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है डाइलेक्ट्रिक। क्या होता है देखते हैं अभी। ये एक्चुअली में इंसुलेटर होता है। क्या होता है, इंसुलेटर। अब ये इंसुलेटर दो तरह का हो सकता है। आपने 11th में केमिकल बॉन्डिंग में पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल पढ़ रखा है, मैं उसे यूज करूंगा अभी। एक इज पोलर डाइलेक्ट्रिक, सेकेंड इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। फर्स्ट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक, सेकेंड इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन है भाई, H2O है, HCl है। और नॉन पोलर कौन है, N2 है, H2 है। देखो इट्स positive and negative charge does not coincide on each other। समझाऊंगा, does not coincide on each other, so each molecule has its own dipole moment, so each molecule has its own dipole moment। ठीक है, नॉन पोलर में आते हैं।
here center of positive and negative, here center of positive and negative charge coincides, center of positive and negative charge coincides, so each molecule has zero dipole moment. So each molecule has zero dipole moment. अब जरा इसको समझा भी देता हूँ आपको फील कराकर। ये देखो, ये कैपेसिटर का 2 प्लेट है, बीच में डाइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल है। देखो इसका पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, देख रहे हो। अब यहाँ देखो, इस केस में देखिए जहां पॉजिटिव वही नेगेटिव, जहां पॉजिटिव वही नेगेटिव, जहां पॉजिटिव वही नेगेटिव, जहां पॉजिटिव वही नेगेटिव, जहां पॉजिटिव वही नेगेटिव। मतलब इसमें हर एक मॉलिक्यूल का ही डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो नेट होने का कोई चांसेस है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि हर बच्चे के पास 0 रुपया है, तो नेट रुपया कितना होगा? 0। अगर हम ऐसा बोलें कि किसी बच्चे के पास पॉजिटिव रुपया है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, किसी बच्चे के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल हर एक का अगर अलग अलग, जैसे ऐसा हम बोल रहे हैं कि मेरे सिर पे पॉजिटिव, मेरे पैर पे नेगेटिव, ऐसे ही सारा बच्चा, किसी के सिर पे पॉजिटिव, किसी के पैर पे, किसी के सिर पे, किसी के पैर पे, किसी के सिर पे, किसी के पैर पे पॉजिटिव, और दूसरे एंड पे नेगेटिव। ठीक, मतलब हर बच्चे का अपना इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट तो है। ठीक है, अब मान लो कि मेरे सिर पे पॉजिटिव था, पैर पे नेगेटिव था, और मेरे बगल में कोई और बच्चा है जिसके पैर पे पॉजिटिव और सिर पे नेगेटिव था, तो अगर हम दोनों साथ आ जाएं तो हम दोनों का नेट क्या होगा? 0। मेरा सिर पॉजिटिव, उसका सिर नेगेटिव, मेरा पैर पॉजिटिव, उसका पैर नेगेटिव, तो नेट तो 0 हो जाएगा। इंडिविजुअली उसका भी डाइपोल मोमेंट है, मेरा भी है, बट नेट इज 0, क्योंकि मेरा डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ होगा, उसका ऊपर की तरफ होगा। समझे बात? तो इस केस में यही होता है, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट तो होता है, बट ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन, रैंडम क्योंकि फिक्स्ड ओरिएंटेशन नहीं है, ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन द नेट डाइपोल मोमेंट इज 0, P net इज इक्वल टू 0। समझे नहीं समझे? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, चलिए अभी के लिए तो इतने पे छोड़ रहा हूं, बट टाइम मिला तो आज एक और वीडियो बनाऊंगा, डाइलेक्ट्रिक को आगे कंटिन्यू भी करूंगा। ठीक है, चलो।